साथियों, आज हमारे साथ एक शख्सियत है। इनका नाम है सत्यवीर सिंह जी और इनकी एज है लगभग 75 साल। इनसे आज मैं मुलाकात करवा रहा हूँ। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अभी रेवाड़ी में कोर्ट में लॉक लगाया था, रेवाड़ी में कोर्ट में ताला लगाया था। और ये शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना होगी जब किसी एक आम व्यक्ति ने, और इनकी शिक्षा केवल 7वीं पास है, कोर्ट के बाहर ताला लगाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों इनको कदम उठाना पड़ा, और ये कई तरह के सामाजिक मुद्दों पे काम कर रहे हैं। तो आज मैं इनकी आपसे मुलाकात करवा रहा हूँ और आज बाई चांस आमने सामने मुलाकात होगी, नहीं तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी आज मुलाकात हो पाएगी, लेकिन ये मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। तो अंकल, आपका शुभ नाम क्या है जी? सत्यवीर सिंह। एज कितनी है अपनी? 75 साल। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं नया गाँव। आप क्या करते हो? मैं कारपेंटर काम करता हूँ। मुझे पता चला है कि ये 15 दिन अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खुद का काम, और 15 दिन में जो कमाया उस पैसे से अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, ठीक करो? ठीक है। और अभी आप पर ब्लैकमेल के आरोप लगा रहे थे, तो क्योंकि मुझे पता था आपके बारे में, क्योंकि जो आदमी अन्याय के खिलाफ लड़ता है, सिस्टम के खिलाफ, ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो ब्लैकमेल के इस तरह के आरोप तो लोग लगाते हैं। और आरटीआई लगाने से जज, वकील, न्यायपालिका के लोग, पुलिस, ये तो बहुत चिढ़ते हैं जिनके हाथ में ताकत है। अब मैं इनसे मुलाकात इसलिए करवा रहा हूँ कि एक तो इन्होंने बहुत हिम्मत वाला काम किया है, दूसरा इन्होंने पहले भी बहुत सारे बड़े काम किए हैं। जो हिंदुस्तान में लॉटरी चलती थी पहले, वो लॉटरी इन्होंने बंद करवाई है। अब ये खुद ही बताएंगे अपने बारे में कि भाई ये लड़ाई इन्होंने कहाँ से शुरू की और इतनी हिम्मत कहाँ से आई। इतनी बड़ी जो जुनून होता है उसके पीछे कोई ना कोई घटना होती है। तो इन्होंने ये यात्रा कहाँ से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती बड़े लोगों से लड़ने में। तो अंकल, आप बताओ कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आपने जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आप केवल 7वीं पास थे, और आपको ये सारी प्रेरणा कहाँ से मिली? जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते, वो डर जाते हैं। आप 7वीं पास हो गए, सारे केस डालते हो और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ डालते हो, वो कहाँ से कैसे शुरू हुआ, ये थोड़ा बताएं। जब से होश संभाला, जब से ही मेरे को इसमें बहुत रुचि है और मेरे को अंदर से ताकत मिलती है, और मैं इस पर रिसर्च करके कहीं भी पूरे उस पर एक वो बनाऊंगा मैटर, और उसको मैटर बनाकर पूरा करके और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो ताला मैंने लगाया, ये मैंने लेटर लिखा कि मैंने देखा ये भ्रष्टाचार हो रहा है न्यायपालिका में, लोगों को 30-30, 40-40 साल न्याय नहीं मिल रहा। एक नैन सुखपुरा गांव है, उसमें 19 साल से केस चल रहा है, और 1.5 किला जमीन है, और ये न्यायपालिका ने उसका फैसला ना किया और वहां पर 2 आदमी मर गए। ऐसे ही पता नहीं कितने केस हैं जो 30-30, 40-40 साल से चले हुए हैं। और मैं ये रोजाना कोर्ट में आता हूँ, बाजार में अखबार में पढ़ता हूँ, उससे मेरे को जानकारी मिलती है। तब मैंने ये सारी चीज़ इकट्ठी करके एक लेटर बनाया कि भाई क्यों ना कोर्ट के ताला लगा दिया जाए। मैं मीडिया से मिला, मीडिया ने सहानुभूति करके मेरा हौसला बढ़ाकर बोला ठीक है लगा दे, हम तेरे साथ हैं। मैंने कोर्ट में पेपर छपवाए पहले कि भाई जज है, जज की जो संरक्षण अधिनियम है उसमें इसको संरक्षण है, लेकिन वो असीमित नहीं है। अगर उनको दायित्वहीन है और विधि की उल्लंघना कर रहे हैं तो उसकी 7 साल की सजा है जज की। तो मैंने ये सारी बात देख के और पेपर में लिख दी, और 16 तारीख को मीडिया के सामने जाके मैंने गेट के ऊपर ताला लगाने की कोशिश की, तो वकीलों ने गेट के बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी थी। मैंने 112 पे कॉल की, कॉल करने के बाद वो गाड़ी पार्किंग वालों ने हटाई, और हटाते ही मैंने गेट पे ताला लगा दिया। गेट पे ताला लगाते ही एकदम हंगामा खड़ा हो गया और सारे वकील इकट्ठे हो गए। सारे वकील इकट्ठे होने के बाद में उन्होंने कहा ताला क्यों लगा दिया, ये तो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है। मैं बोला ऐसा नहीं है, और विश्वामित्र ने आके मेरे 2 थप्पड़ मारे, बोला चाबी दे, लेकिन मैंने चाबी दी नहीं, और उन्होंने पत्थर मार के ताला तोड़ दिया। इतनी देर में 112 नंबर वाली गाड़ी आई और मेरे को पुलिस 3 नंबर चौकी में ले गई। ले उसके बाद क्या हुआ, 2 घंटे बैठा के मेरे को छोड़ दिया गया। आपको एक जो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, जो करोड़ों में, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और जो झूठे केसों में फंसे हुए हैं, ऐसे खूब लोगों से मिलता हूँ, खूब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो लोग अपना केस लड़ने की हिम्मत नहीं लड़ पाते। और जबकि आपके पास शिक्षा भी नहीं थी, आपको अंग्रेजी भी नहीं आती, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपीरियंस देख के मुझे लगता है कोई ना कोई दिव्य शक्ति है जो आपके अंदर इतनी ताकत डाल रही है और इतने बड़े काम करवा रही है। तो वो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी इस एक्सपीरियंस से आने वाली पीढ़ियां हैं जो परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं, उनको अपनी लड़ाई लड़ने की प्रेरणा मिले। तो उसके बारे में बताएं कि आपको ये लड़ाई लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक तो कुदरती बात, और आपका बैग भी नहीं है, बिना बैग के वो हिम्मत कहाँ से आई? एक तो कुदरती बात यह है, मैं जब किताबें पढ़ता हूँ कानून की, और जो केस मैंने डालना होता है वही धारा कुदरती मेरे सामने आ जाती है।
और उसको मैं पढ़ के पूरा ग्राउंड बना लेता हूँ। एक तो कुदरती शक्ति ये है, एक मैं सच्चाई पे विश्वास करता हूँ और मैंने कबीर साहब की किताबें बहुत पढ़ी है, उसके ऊपर मेरा विश्वास है। मैं और कोई विश्वास नहीं करता, मैं सच्चाई पे विश्वास करता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और यही मेरे को अंदर से ताकत मिलती है। क्योंकि आपकी इन घटनाओं को देख कर लगता है कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाह रही हैं, और इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में जब मैसेज चला जाता है मुझे काम करना, तो कहीं ना कहीं वो आइडिया आपके दिमाग में डालती है और जो आपको चाहिए वही बुक या धारा वो आपके सामने आ जाती है। और वो क्योंकि उसने ऊपर वाले ने करवाना तो रास्ते अपने आप बनाता चला, तो घटनाएं घटती जाए। अभी मैं आपके देख रहा था ये जो पेपर्स आपने मेहनत की, वकीलों ने आप बता दिया 45 दिन स्ट्राइक की, आपने उनकी कंप्लेंट डाली बार काउंसिल में कि भैया 45 दिन में कितना नुकसान होता है, जजों की, कोर्ट का स्टाफ, पुलिस कितने लोग होते हैं, उनकी करोड़ों रुपए वेस्ट होता है, वो सैलरी आपके हमारे टैक्स से जाता है ना, वो वेस्ट होता है। फिर बार काउंसिल के बाद आपने उसके बारे में सेशन जज को भी लिखा है, आपने पुलिस को भी कंप्लेंट डाली, इन्होंने पहले भी किया। फिर लिटिगेंट हॉल जितने भी होते हैं वो आपके हमारे जैसे लोगों के बैठने के लिए वहां पे हर जगह वकीलों ने कब्जा कर पूरे देश में। फिर दूसरे जो कोर्ट के अंदर जो दुकानें होती हैं, भाई जमीन सरकार की, वहां पे दुकान बनी, पैसा सरकार का लगा और उसका किराया वकील ले, तो वकील का योगदान क्या है सोसाइटी के लिए। और मैं तो यहाँ तक जानता हूँ नॉर्मल कोर्ट में वकीलों का जो हॉल होते हैं वहां पर एसी चलते हैं, बार एसोसिएशन का एसी चलते हैं, बिजली का बिल कई लाख हो गया, वो हाई कोर्ट से जज की मिलकर माफ करवा दिया। भाई किस नाम का माफ करे, इन्होंने समाज के लिए क्या योगदान है? भाई समाज के लिए कोई वकील ये कहते भी मैं साल में एक केस गरीब आदमी के लड़ूंगा, वो हो कहीं समाज के लिए कहीं तो दिखे, इनका काम है। अपना स्वार्थ हो तो लड़ने, नहीं तो कोई दिक्कत। और जी आपकी बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक बंदा मान लो 500 किलोमीटर चल के वो ना आए तो वारंट कर देंगे। अब वकील छोटी छोटी बात पे कर रहे हैं, कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा हो, कोई एक्सपायर हो गया, चलो 2 घंटे बाद चले जाओ, भैया एक्सपायर हो गया तो भाई लंच टाइम तक काम कर लो, ले वो ठीक है शौक मना लिया, लेकिन वो थोड़े लिमिटेड टाइम तक हो सकता है ना, छुट्टी वाले दिन उसके पूरा दिन बिताओ उसके घर पे। तो वो जो पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ इनके पर्सनल मुद्दा। तो बंदा 500 किलोमीटर से आया गया, उसका टाइम खराब हुआ, पैसा खराब, उसको कोई मतलब जजों की तनख्वाह, जो कोर्ट का स्टाफ होता है, कितने लोगों की तनख्वाह वेस्ट होती है, उस पर कोई बात नहीं करा। और पेंडिंग केस, और दूसरा जजों की छुट्टियां वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, गर्मी की छुट्टियां स्पेशल चाहिए 1 महीने की, सर्दी की छुट्टियां बीच में 2-4 दिन की 1 दिन छुट्टी मिला के वो कभी भी कर लेते हैं। तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी जजों से ज्यादा जाता है, सुप्रीम कोर्ट 240 दिन लगता है, हाई कोर्ट 260 दिन लगता है, और प्राइमरी स्कूल का बच्चा 280 दिन जाता है। तो मतलब उस बच्चे से भी कई गुजर हो गए। तो ये जानबूझ के इन्होंने ऐसा, क्योंकि पहले अंग्रेज जज होते थे, फिर बाद में कुछ 200 परिवारों के लोग वही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं, वही पॉलिसी बना रखी, न्याय की बड़ी बड़ी बात करें, लेकिन जब धरातल पे काम करने की बात आती है तो सिर्फ प्रवचन देने में तो बढ़िया बढ़िया रिटायरमेंट होंगे, बढ़िया बढ़िया इलेक्शन है, लेकिन एक्चुअल में काम नहीं करना चाहते। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और आपने बहुत हिम्मत मारी, इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस समय लोग बहुत भयंकर रूप से दुखी हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आपने चलो एक कोशिश की और उसके पीछे दर्द है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जमीन का झूठा केस डाल दिया और उसको चला रहे, मामला था कुछ बना कुछ और दिया। जज को जो करना चाहिए वो काम नहीं करेंगे सीधे तरीके से, उसको फर्जीवाड़ा करेंगे, केस को घुमाने में 4 गुना दिमाग लगा रहा, वहां इनके लिए टाइम है, और वैसे करें जज की संख्या कम है तो उल्टा दिमाग लगाने के लिए उसके लिए टाइम है, वहां तो टाइम है और यहाँ टाइम नहीं, क्योंकि सारा सेटिंग है खेल, सबको पैसे कमाने, सारा खेल न्याय, मरे कोई दिक्कत नहीं। अब जज छुट्टी पे चला गया, जज छुट्टी पे चला गया, दूसरा जज काम करेगा, दूसरा जज काम नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? या तो उसकी तनख्वाह काटी जाए, अगर वो दूसरा जज उसकी जगह काम ना कर रहा तो उसकी तनख्वाह काटी जाए। लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा, 6-6 महीने की डेट दे रहे थे, एक केस में 2 डेट लगती है 1 साल में, और 2 डेट 1 साल निकल गई। कभी कोरोना के बाद तो हाल वैसे ही खराब हो गए, कोरोना के बाद तो सीधी 8-8 महीने की लगे, 1.5 साल काम हुआ, 8 महीने की डेट। अब ये जो पार्किंग है, इसका जो पैसा आ रहा है उससे इनका एसटी का बिल भरा जा रहा है, पार्किंग भी, दूसरे भी, और जो मैं देखा नॉर्मल में बताऊं वकीलों को योगदान नहीं, और वो बार एसोसिएशन का जो होल है सारा एसी चल रहे हैं, वकील मजे ले रहे हैं, इसका बिल माफ करो भाई, किस नाम का माफ करे, क्या योगदान तुम्हारा? और वो हाई कोर्ट के जज भी इनका करवाए थे माफ। ये एक संगठित गैंग है, वकील और जज, भाई जज भी तो उसी बिरादरी का है, तो वो भी वकील ही रहे ना, तो वो अपने उनको लोग फेयर करते हैं। ये सरकार इनसे डरती है, सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। नहीं, सरकार ने कुछ समय पहले एक BR चौहान थे, उन्होंने ये सेक्रेटरी थे लॉ कमीशन में, तो उन्होंने कहा था भी वकील जब पेश नहीं होता, ये वर्क सस्पेंड करते हैं तो सरकार का नुकसान होता है, जो लोग आते हैं परेशान होते हैं। ये मुझे याद है, ये 5-6 साल हो गए इन बातों को, तो वकीलों ने विरोध करा, क्योंकि ये संगठित गैंग है, आप वाली बात है। तो सरकार ने कुछ किया नहीं, नीयत तो लग रही थी एक बार कुछ करेंगे, लेकिन किया नहीं। IPC में है, CPC में है कि अगर वकील ना आ रहा तो जज को पावर है उसका लाइसेंस रद्द करने की। जज था वो करा करता, जज था यहाँ पर वो कर दिया करता था, पूछते जी क्या है तेरा क्या उनका फैसला कर दिया, मिले हुए है।
जज अगर वो तारीख पे ना आएगा अब सस्पेंड दिन वाले तो वो डेट दे देंगे, ये नहीं कहेंगे कि इसका लाइसेंस रद्द हो, और जजों को पावर है इनका लाइसेंस रद्द करने कार्रवाई करते नहीं है, मैं सकते हैं करते नहीं। करते नहीं। तो आपकी जो लड़ाई है, आपने जो सारे में डॉक्यूमेंट देख रहे थे, ये बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देगी। मुद्दा बिल्कुल सही है, लोग परेशान हो तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ये हम भी सरकार से मांग करेंगे, और ये सबको चाहिए, क्योंकि इस समय 5 करोड़ पेंडिंग केस हो गए, 5 लोग एक केस में पीड़ित होते हैं, 5 इधर मोटा मोटा 50 करोड़ लोग चपेट में आ गए, और जो इनडायरेक्टली अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आया अवैध वसूली, उनका हिसाब किताब अलग है। अंकल बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। आप रहे ना रहे, लेकिन जो कोशिश की, ये आपने जो कदम उठाए, इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और सुसाइड कर रहे हैं जो लोग, डरते हैं, पढ़े लिखे होके कहते हैं हम तो नहीं कर सकते, उन लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक हिम्मत देगी, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी कोशिश करें। जब आप 7वीं पास पढ़े लिखे होगे ऐसे कर सकते हो। मुझे याद है जाट आरक्षण के केस में आपने डाला था, आपकी वाइफ बीमार थी, आप दिल्ली नहीं पहुंच पाए इलाज करवा लेते, आपने ये थल सेना अध्यक्ष इनके सबके बड़े बड़े लोगों के खिलाफ डाला था, नोटिस करवाए, उसमें आपने कंपनसेशन भी सिर्फ 1 लाख मांगा था। मतलब ये नहीं कि नाम सना मांग लिया, ताकि कोई जज भी देखे यार बंदे ने गलत नहीं मांगा। लेकिन वो भी ना किया इन्होंने, वो नहीं करा, वो तो है ना, गैंग है ना सारा, वही बात, गैंग आ गई। लेकिन क्या है कि आपने कोशिश करी ना, 105 का नोटिस तो करवाया, नोटिस भी होने का मजाक है क्या? जिस बंदे का बैक ना हो, कुछ भी ना हो, वो इतना भी कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपसे हमारी मुलाकात हुई, साक्षात मुलाकात होगी आज मुझे उम्मीद तो नहीं थी, तो ये बहुत अच्छा लगा। और ये आपने जो इतने साल संघर्ष किया, जो 40-50 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे जैसे लोगों को, युवाओं को प्रेरणा देगा। तो इन्होंने आज जो कोशिश की, ये देश के आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा देगी, और हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा केस होगा कि किसी ने ऐसी हिम्मत मारी हो। तो ये इनका प्रेरणादायक काम है, ये रहे ना रहे, लेकिन ये कि इनकी आवाज़ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी, और इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और आप स्वस्थ रहें, और आप ऐसे ही लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। आपने हिम्मत वाला काम किया, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आपकी लंबी आयु दे, ताकि आप लोगों को ऐसे ही प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।